मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, आई थिंक वाकिफ खान साहब ने कहा था कि गलमान ने जो है वो सलाम की हालांकि गलमान ने जो है वो ग्लाशो को रिकमेंड किया था नोबेल प्राइज़ के लिए, जी। क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन से पहले जो है वो बहुत प्रोबेबल था कि ग्लाशो को नोबेल प्राइज़ ना मिलता। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लाशो जो है, सॉरी, कि जो गलमान जो है उसको कोई ख़ार थी वाइनबर्ग या सलाम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। बिकॉज जो गलमान है उसकी ऐसी वीडियोस मौजूद है, जैसे कि आई थिंक आप दोनों में से किसी ने कहा कि जिसमें वो सलाम के काम की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सलाम को नोबेल प्राइज मिलना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो लेकिन हम्म। अगर मैं तब भी बात करूं कि नोबेल, अभी जैसे कि आप दोनों में से किसी ने कहा कि नोबेल प्राइज जो है वो डिजर्विंग लोगों को मिलता है, आई काइंड ऑफ एग्री। बट इसमें ऐसा बिल्कुल हुआ है नोबेल प्राइज की तारीख के अंदर कि कई सारे डिजर्विंग लोगों को नहीं मिला। राइट। सो फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। जैसे कि लोग सलाम की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वार्ड को मिलना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं मिला? वो इसलिए क्योंकि नोबेल प्राइज का ये रूल है कि 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता। राइट। तो अगर वो ना होता ये रूल तो शायद वार्ड को भी मिल जाता। फिर इसके अलावा एक और भी एग्जांपल है कि जब एक एक थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन एक मिक्सिंग होती है जिसको कहते हैं KCM CKM मैट्रिक्स मिक्सिंग। वो ये होती है कि क्वार्क्स जो है वो किस तरह से मिक्स हो रही है उनके फ्लेवर्स। तो हम्म। CKM जो है ये 3 लोगों के ऊपर है, कबीबो, कोबायाशी, मस्कावा। तो इनमें ये लास्ट दो हैं, कोबायाशी, मस्कावा, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जो कबीबो है जिसने आइडिया दिया था स्टार्ट में, उसको नहीं मिला हम्म। हुआ नोबेल प्राइज। हम्म। और उसको क्यों नहीं मिला हुआ? उसको इसलिए नहीं मिला हुआ क्योंकि जब नोबेल प्राइज प्राइज कमेटी ने देखा कि इसने इसका जो पेपर था, ये इसमें इसने क्या लिखा था। राइट। तो उन्होंने उनको एक पेपर मिला जो कि उसके पेपर से पहले लिखा गया था, जो कि गिलमान और लीवी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिखा था। और वहां पे सिर्फ एक फुट नोट था जहां पे हल्की सी इंडिकेशन थी उस आइडिया की, जिसके उस ऊपर उसने पूरा पेपर लिखा था कबीबो ने। और जस्ट उस हम्म। एक फुट नोट की वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं दिया। तो जो वो लोग जो कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म के अलावा नोबेल प्राइज फलाम को मिल गया, आई मीन उनको कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात, आई मीन बात हम्म। यह है कि हम हम्म। इन एलिगेशंस की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी लोगों तक पहुंच गई, वरना ये एलिगेशंस पे बात करना आई थिंक तौहीन है मेरे टाइम की। मैं क्यों करूं एग्जैक्टली। बात? इतनी राइट। ज्यादा जाहिलाना एलिगेशंस है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा फिर लीसा माइटर की एग्जांपल है, जिनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज नहीं मिलता कई सारे लोगों को जो कि डिजर्व करते हैं। हम्म। बट जिनको मिलता है वो क्या कहते हैं, आई मीन नहीं मिल जाता। दूसरी बात यह बिल्कुल। है कि एक चीज़ जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और आई थिंक ये इस टॉपिक से पहले भी मैं काफ़ी बात करता था इसके, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। अभी चेक करें कि पाकिस्तान में जब बैचलर्स या मास्टर्स के एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो एक की चीज जो मिसिंग होती है, जो कि आई थिंक बाकी दुनिया में हर जगह होती है, वो ये है कि रेफरेंस लेटर नहीं लेते वो। अभी बैचलर्स में हम्म। जब एडमिशन होता है, आपने कभी सुना है? आई मीन हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रेफरेंस लेटर आप लेकर आओ, या मास्टर्स के अंदर तो एटलीस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होता। हम्म। राइट। हम्म। मुझे नहीं याद कि कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में रेफरेंस लेटर मांगते हो आपसे। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि रेफरेंस लेटर लिखवा के और लिखवाना अपने लिए कोई कोई ये कोई बुरी बात है। नहीं, आई मीन मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन शायद रेफरेंस लेटर्स की वजह से मिला है। तो हम्म। नोबेल प्राइज हम्म। के लिए भी लोग लेटर लिखवाते हैं। राइट। मैंने कुछ एकेडमिक्स को भी देखा है जो कहते हैं कि कह रहे थे कि हाँ, सलाम को शायद लेटर्स नहीं लिखवाने चाहिए थे। आई मीन नोबेल प्राइज का जो डिसीजन होता है वो बेस होता है उन लेटर्स के ऊपर। तो लेटर्स लिखवाना जो है इट्स अ नॉर्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया था सलाम ने जो कि बाकी लोगों ने नहीं किया था। आई मीन फॉर एग्जांपल जो ग्लाशो है उसने भी लेटर्स लिखवाए थे। राइट। हम्म। तो हम्म। क्या कहते हैं, ये दूसरी बात जो है ये भी बहुत ही अजीब है, लोगों ये जो बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो कि सब आई थिंक सबसे ज्यादा अजीब है वो ये है कि ग्लाशो ने इंटरव्यू के अंदर जो कहा है वो ये है कि सलाम और सलाम ने मेरा काम जो है वो, सलाम और वार्ड ने मेरा काम जो है उसको प्लेजराइज किया और मुझे साइट भी नहीं किया। ओके, पहली बात तो ये है कि ग्लाशो का काम आज हमें पता है कि 1960 का उसका पेपर था जिसका नाम है ये, क्योंकि ये ना टाइटल याद रखना, क्योंकि ना कई सारे पेपर हैं जो कि ना कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि कौन सा पेपर कब आया था। तो 1960 का जो पेपर है जो कि जिसका नाम है पार्शियल सिमेट्रीज ऑफ वीक इंटरेक्शन, ठीक है, ये ग्लाशो का पेपर था हम्म। जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला है। पहली बात तो ये है कि आज हमें पता है कि हाँ ये पेपर था ग्लाशो का, वो इसलिए क्योंकि उसको नोबेल प्राइज मिल गया है और अब हमें पता है वो पेपर। जब सलाम और वार्ड में पेपर लिख रहे थे उस वक्त वो पेपर काइंड ऑफ अननोन था। आई मीन ऐसा कई दफा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ओके ये जो हम काम कर रहे हैं ये कर चुका है कोई बंदा 1-2 साल हम्म। पहले। कई दफा फॉर एग्जांपल मेरा अपना एडवाइजर है, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ इस वक्त अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। ये पेपर जो है इसने मेरे एडवाइजर का सारा काम लिखा हुआ है और साइड भी नहीं किया उसको, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जाके मार हम्म। तो नहीं दिया उसको कि तुमने साइड क्यों नहीं किया, क्योंकि एडवाइजर जी। का जो पेपर था वो उतना नोन नहीं था। ठीक है। राइट। तो दूसरी ये बात यह है कि एक ऐसा थोड़ी भी नहीं सी है कि एक ये, हाँ, एक मैं बात जी करना चाहूंगा। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, सेल फोन है, स्मार्टफोन है,
वो शायद ये समझते हैं कि उस जमाने में भी वो ऐसा होता था कि आप गूगल सर्च करें तो सारे पेपर निकल आएंगे, राइट? आई मीन नहीं, ये आई हम मीन बात कर मैं, रहे हैं 60s की, राइट? जब राइट राइट राइट। कुछ ऐसा नहीं होता था। आपको लाइब्रेरी में जाके खुद वो जो पब्लिकेशन है एक एक को सर्च, यानी किताबें खोल के वो देखना पड़ता था। तो ये राइट। प्लीज गो आई अहेड। मीन वो लाइब्रेरी में भी तब जाओ ना, आपकी जब लाइब्रेरी में पेपर अवेलेबल हो, कई दफा तो पेपर भी अवेलेबल नहीं होते थे, वो इतना बिल्कुल टाइम लगता था बिल्कुल। वहां पे प्री प्रिंट्स आने में। और दूसरी बात ये राइट। है कि अगर कोई पेपर रशिया में लिखा गया तो कोल्ड वॉर में वो पहुंचता भी नहीं था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल वो एक पेपर है लेonard सस्किंड का, जिसमें उन्होंने बेरियो जेनेसिस के ऊपर एक पेपर लिखा था। इट टर्न्स आउट के वो वही कंडीशंस जो सस्किंड और एक और के कोलैबोरेटर थे सवास डेमोपोलिस स्टैनफोर्ड से, उन्होंने जो कंडीशंस दी थी वो एग्जैक्ट सेम कंडीशंस जो हैं वो रशिया में एक फिजिसिस्ट है आंद्रे सखारोव, वो उनसे कई साल पहले दे चुका था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उसने ये दी हुई है, बिकॉज वो पेपर पहुंचते ही नहीं थे रशिया से अमेरिका, क्योंकि राइट वो कोल्ड वॉर में राइट। ये क्या कहते हैं, ये बैन लगा हुआ था। राइट। तो लाइब्रेरी में तो तब जाओ ना कि जब पेपर हो, पेपर कई दफा पहुंचते भी नहीं थे। राइट। तो अब गलाशो जो है वो यूएस में है और सलाम जो है वो यूके में है, तो हमेशा पेपर्स नहीं पहुंचते थे। आई मीन ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर नहीं पहुंचता था, लेकिन सब नहीं पहुंचते थे। राइट। तो उस वक्त पेपर काइंड ऑफ अननोन था। अब दूसरी बात, मैंने राइट। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना कि सलाम को शायद ग्लासो से कोई खार थी, इसलिए उन्होंने साइट नहीं किया। ओके, दो बातें। पहली बात तो ये कि उल्टा जो है ना वो सही है कि ग्लासो और वाइनबर्ग की एक लड़ाई थी, ठीक है, और चूंकि सलाम वाइनबर्ग के साथ एसोसिएटेड थे तो ग्लासो को सलाम से भी कोई मसला था। लेकिन ये कहना कि सलाम को चूंकि ग्लासो से खार थी इसलिए उन्होंने साइट नहीं किया, ये बात भी सही नहीं है, बिकॉज जिस पेपर की ग्लासो बात कर रहा है जो कि 1964 में, अच्छा, सलाम के और वार्ड के जो पेपर थे ना उनके बारे में ये एक बात है कि ना उनके ना एक ही टाइटल से कई पेपर हैं। तो उनका एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरैक्शंस, ठीक है, ये एक पेपर है। फिर उनका 58 में भी एक पेपर है जिसका नाम है वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। तो इसमें ना काफी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं फेज राइट। 64 के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में ग्लाशो ने भी बात की है। ऑफ कोर्स वो 58 की बात नहीं कर सकता बिकॉज उसका पेपर ओपन नहीं आया था उस वक्त। तो फेज 64 का जो पेपर था, अच्छा अब आप 64 का पेपर आप देखो, उसमें ग्लाशो साइट हुआ है, लेकिन वो वाला पेपर साइट नहीं हुआ वो जिसकी वो बात कर रहा है। आई मीन ग्लाशो का जो पेपर है वो 1960 वाला है, वो कहता है वो साइट नहीं किया, हाँ वो नहीं किया, लेकिन ग्लाशो का साइट किया है। सेकंड साइटेशन जो है वो ग्लाशो की है, वो 1959 का पेपर है जिसमें उसने रिनॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर बोसॉन थ्योरीज की बात की हुई है। उसमें हाँ उसने वो वाला पेपर है पार्शियल सिमेट्रीज ऑफ वीक इंटरैक्शन, वो साइट नहीं किया हुआ। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया था ये, ठीक है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि ग्लाशो जो है आई थिंक जब सलाम और वाइनबर्ग को ये काम हो चुका था, नोबेल प्राइज उनको मिला था, तो उस वक्त जैसे कि आई थिंक ये द ब्लैक होल में भी ये माइकल डफ ने बात की थी कि उन्होंने आईसीडीपी में आके एक टॉक दी थी सलाम और वाइनबर्ग वॉइड्स के बारे में, कि सलाम और वाइनबर्ग के काम के ऊपर जो है वो कॉस्मोलॉजी के अंदर वॉइड्स वो क्या कहते हैं वो कर रहा था डिस्कस। तो उस वक्त उसने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये सलाम वाइनबर्ग थ्योरी है। राइट। आई मीन आज भी लोग जो हैं वो उसको ग्लाशो सलाम वाइनबर्ग थ्योरी कहने में भी कोई हिचकिचाते नहीं है, ठीक है, जीएसडब्ल्यू। राइट। तो लेकिन अब उसको पता नहीं क्या हुआ है, और इनफैक्ट ग्लाशो जो है उसने और साइंटिस्ट्स के बारे में भी बात की है, लेकिन ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में उसके बारे में बात नहीं थी। उसने फाइनमैन के बारे में भी बड़ी बात की है, और उसकी भी एक रीजन काइंड ऑफ समझ आती है, बिकॉज ग्लाशो जो है उसका एडवाइजर जो था वो जूलियन श्विंगर था, और हमें पता है कि जूलियन श्विंगर और फाइनमैन की बहुत टसल लगती थी। राइट। इनफैक्ट फाइनमैन डायग्राम्स जो है वो काइंड ऑफ जूलियन श्विंगर का एक पूरा फॉर्मुलिज्म था, उसको बर्बाद कर दिया था फाइनमैन डायग्राम्स ने। तो वैसे भी श्विंगर और फाइनमैन की बड़ी लगती थी। लास्ट बात ये कि लास्ट बात आई थिंक काइंड ऑफ लास्ट बात कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो इतनी अच्छी थ्योरी है कि आज जब हम बात करते हैं कभी कभी कि फिजिक्स शायद क्राइसिस में है, खासतौर पे जो थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स है वो इसलिए क्राइसिस में है बिकॉज स्टैंडर्ड मॉडल बहुत अच्छा है। मी राइट। उससे एक्सेप्शन ही नहीं मिल रही, अगर एक्सपेरिमेंट कहीं उसको तोड़ देना तो फिर हम कहेंगे ओके अब हम यहाँ काम कर सकते हैं, वो टूटता ही नहीं है। राइट। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे बनी हुई थियरी है। तो सलाम जो है उसका उनका बहुत, और दूसरी बात एक और बात मैंने करनी थी वो ये है कि ग्लाशो का ये कहना कि सलाम का जो काम है वो मेरी प्लेजरिज्म पे, सपोज करते हैं हम मान लेते हैं उसकी बात कि 64 का जो काम है वो प्लेजरिज्म है, ठीक है। सलाम को उस पेपर में नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ, सलाम को जो मिला है नोबेल प्राइज वो 68 के पेपर पे मिला है जिसमें वो सिंगल ऑथर है, ना कि वार्ड के साथ वो ऑथर है, वार्ड के साथ वो ऑथर है 64 में। दूसरी बात ये कि ग्लाशो का जो काम है वो बन ही नहीं सकता था स्टैंडर्ड मॉडल, बिकॉज स्टैंडर्ड मॉडल को बनाने के लिए जो हिग्स मैकेनिज्म यूज होता है वो 64 में आया है और ग्लाशो का काम 60 में है। राइट। तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता अनलेस कि वो पास्ट टाइम ट्रेवल करे, वो हमें पता है उसने नहीं किया। राइट। तो ग्लाशो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मॉडल नहीं बना सकता था, तो जो लोग कह रहे हैं कि सलाम का सारा काम जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल ग्लाशो के काम से आया है,
उसका ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल जो गेज ग्रुप है वो स्टैंडर्ड मॉडल का वो ग्लाशो ने दिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ग्लाशो जो है वो जो चार पार्टिकल्स आते हैं उनमें से तीन को मैसिव रख के एक को मैसलेस कैसे रखना है वो उसको नहीं पता था कैसे करना है, और उसके लिए हिग्स मैकेनिज्म यूज होता है जो कि 64 में आया है। और ऑफ कोर्स ग्लाशो का पेपर 60 में था तो वो कर भी नहीं सकता था उस वक्त ये वाला काम। तो सलाम का जो काम है वो ऑफ कोर्स ग्लाशो का प्लेजरिज्म नहीं है, राइट। अब जो लोग कहते हैं कि वाइनबर्ग का काम का प्लेजरिज्म है बिकॉज सलाम का काम वाइनबर्ग के थोड़ी देर बाद आया था, आई थिंक ओके, आई थिंक ये भी गलत है, लेकिन आई थिंक ये बेहतर क्रिटिसिज्म है एज कम्पेयर टू जो ग्लाशो वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि हाँ ठीक है, वाइनबर्ग और सलाम का काम एक ही है, और वाइनबर्ग का काम के बाद ही आया सलाम का काम, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें भी वाइनबर्ग ने खुद कहा है कि ये प्लेजरिज्म नहीं है, और सलाम जो है वो क्या कहते हैं डिजर्व करता है नोबेल प्राइज, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ये आखिर सबने जो दो तीन बातें की ना, आई थिंक उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमें दी जा सकती हैं। और एक तो ये कि ऐसा बिल्कुल होता है कि क्या कहते हैं, एक पेपर आपने जो लिखा है इस जमाने में भी जब गूगल है और आपके पास और भी मैचिंग टूल्स हैं, तब कि आपने एक पेपर लिखा है और आप जब वो पेपर सबमिट कराने लगे तो आपको पता लगा कि एक और पेपर जो है वो अपीयर हो गया। तो कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि हमारी फील्ड में कि कुछ लोग ना ये लिख देते हैं पेपर के एंड, क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन के एंड पे लिख देते हैं, या फिर क्या कहते हैं एंड में नोट बना के लिख देते हैं कि देयर इज सम ओवरलैप विद दिस पेपर, राइट, और वो साइड कर देते हैं उस पेपर को। या फिर ये कह देते हैं कि व्हेन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वाज इन प्रिपरेशन, दिस डॉक्यूमेंट या दिस मैन्यूस्क्रिप्ट अपीयर्ड, राइट। तो ये बिल्कुल होता है इस जमाने में भी, राइट। तो 60s में ये बहुत मुश्किल था ट्रैक करना कि वो उसने कौन सा काम कर दिया। और क्या कहते हैं एक और भी एग्जांपल दी जा सकती है यहाँ पे जो कि मैथ्स से है। मैथ्स में भी एक बड़ी फेमस एग्जांपल थी, आई थिंक 2015-16 की बात है, कि एक टेरेंस टाउ एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसने और बेन ग्रीन और ये यूके का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, इन लोगों ने मिलकर काम किया था प्राइम नंबर्स के ऊपर। और मुझे अच्छे अच्छे से याद है कि उनका जो पेपर अपीयर हुआ था 20 अगस्त को, साल मुझे याद नहीं है, 2015 था शायद। और अभी ये 2022 का फील्ड्स मेडलिस्ट था जेम्स मेनार्ड, तो उसने भी वही काम किया था, और उसका पेपर अपीयर हुआ था 21 अगस्त को, सेम काम, राइट। तो ये जो फील्ड और टेनिस टॉप फील्ड्स मेडलिस्ट है, राइट। तो ये जो फील्ड्स मेडलिस्ट लोग होते हैं ये भी नहीं पता कर पाते, राइट। ऐसा नहीं कि आपने अगर नोबेल प्राइज जीता हुआ या फील्ड मेडल जीता हुआ है तो आप कोई ज्यादा अच्छे हो ये पता करने में कि कौन क्या काम कर रहा है, राइट। तो वहां पे भी ऐसा बिल्कुल होता है। और दूसरी बात ये कि अभी वो कह रहे थे कि सलाम और वाइनबर्ग जब वो काम कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि ये काम नोबेल प्राइज जीत जाएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक पहले 3 साल या पहले 2 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक पहले 2 साल जो है सलाम और वाइनबर्ग का जो पेपर था, खासतौर पर जो वाइनबर्ग का पेपर है उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छे से क्या कहते हैं ट्रैक हो जाती है कि उसको कोई साइटेशंस नहीं मिली थी, राइट। राइट। क्योंकि राइट। उसकी जो थियोरी थी उसके अंदर मैसिव वेक्टर बोसॉन थे, और मैसिव वेक्टर बोसॉन की जो थियोरी होती है उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है उस वक्त सही तरह टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी। तो जो उन्होंने जिक्र किया 71 के पेपर का, वो टूफ्ट का पेपर था जिसमें उसने बाय द वे 2 पेपर्स लिखे थे। मैंने आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसी ने जवाब भी दिया था कुछ एलिगेशंस का, उन्होंने गलत पेपर लगा दिया था वीडियो में, वो दूसरा वाला पेपर लगा दिया था टूफ्ट का। वो 2 पेपर थे टूफ्ट के, इस एक में उसने मैसलेस गेज फील्ड्स की बात की थी, एक में उसने मैसिव गेज फील्ड्स की बात की थी। तो मैसिव गेज फील्ड वाला जो था वो पेपर जो था वो इंपॉर्टेंट था सलाम और वाइनबर्ग के काम के लिए, उन्होंने दूसरा पेपर लगा दिया था। एनीवे, तो वो उस पेपर के बाद जो है उनको पता, लोगों को समझ आया कि ओके ये काम जो है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सलाम और वाइनबर्ग का। और एक और बात ये कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग सेम टाइम पे चीज़ें डिस्कवर करते हैं। फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स जो है फर्मियंस के लिए, उसमें एक पेपर बड़ा, सॉरी पे एक लेटर बड़ा मशहूर है कि वो फर्मी ने डिराक को लेटर लिखा था कि तुमने जो पेपर में काम किया ना ये मेरा काम है, राइट। तो फिर क्योंकि डिराक ने भी काम किया, फिर इसको पहले फर्मी स्टेटिस्टिक्स कहते थे और फिर अब इसको फर्मी डिराक कहते हैं क्योंकि दोनों ने सेम ही काम किया था। तो इवन जो बिगेस्ट क्या कहते हैं लेवल पे लोग होते हैं वो भी, उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो एक काम जो कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक और बंदा भी यही काम कर रहा है। तो और मैंने सस्किन की एग्जांपल भी दी थी, ओके, वो सखर ऑफ कंडीशंस वाली एग्जांपल। तो सही। ये सही। हमेशा से होता है, इस वक्त में भी होता है जब हमारे पास ये सारे टेक्निक्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि क्या कहते हैं अनहर्ड ऑफ है। आई मीन जो लोग काम करते हैं इन चीज़ों पे उनको पता ही चीज़ें होती रहती हैं। जो राइट। द थिंग इज दैट के जिन लोगों को नहीं पता, जो एकेडमिया में नहीं है, उनको ज़्यादा आसान है कन्विंस करना कि ये कोई क्या कहते हैं एबनॉर्मल चीज़ हो गई है। जो लोग एकेडमिया में उनको पता है दिस इज वेरी नॉर्मल, ये होता है, राइट। पर उसमें कोई मेलिशियस इंटेंट नहीं होता।